ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक, तो हम लोग जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले लेटेंट हीट किया होता, उसमें डिफरेंट आपका जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको पढ़ना है। लेटेंट हीट में क्या होता है, जनरली जब हम बात करते हैं चेंजेस, कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका जो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जनरली हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक हम कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर में एक पिस्टन अप्लाई करेंगे और इसमें जो भी सैंपल है आपका लिक्विड सैंपल, जनरली वेपर प्रेशर आपका जो है, वेपर प्रेशर किस चीज को इंडिकेट करता है? वेपर प्रेशर इंडिकेट करता है आपके जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड को क्वालिफाई करने की प्रॉपर्टी। लिक्विड जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट को हम कैसे उसका एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं, तो वेपर प्रेशर उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर होता है। जैसे किसी लिक्विड, हम कोई इंडस्ट्री में है और हमको कोई लिक्विड हमारे पास में है, तो उसकी कई सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, जिससे हम उस लिक्विड के बारे में एक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सेट कर सकते हैं। तो हर एक लिक्विड का क्या होता है? एक वेपर प्रेशर होता है। हर एक लिक्विड का क्या होता है? एक वेपर प्रेशर होता है। उस वेपर प्रेशर को यदि हम मेजर कर लेते हैं तो हर एक लिक्विड का स्पेसिफिक वेपर प्रेशर होता है। आ रहा समझ में? तो जनरली जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन हमको तब समझ में आएगी जब हम इसके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। वो डेफिनेशन हमको कब समझ में आएगी? जब हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? व्हेन सैंपल मीन्स आपका जो भी लिक्विड है, लिक्विड इज टेकन इनटू अ क्लोज्ड चैम्बर। लिक्विड किस में लिया जाता है? इन अ क्लोज्ड चैम्बर या कंटेनर। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। जब हम किसी सैंपल को, किसी लिक्विड को क्लोज्ड चैम्बर में लेते हैं, ठीक है ना, और ऊपर आपका क्या है? ये पिस्टन हमने अप्लाई करके रखा है। ठीक, अब जब इसमें हीट हम सप्लाई करेंगे तो लिक्विड क्या होगा? आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड क्या होगा? आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपकी वेपर्स बनना क्या हो जाएगा, जितनी वेपर्स बनेंगी उतना ही लिक्विड आपका केस में कन्वर्ट होगा, वेपर से लिक्विड में। उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? तो एग्जाम में आपको किन किन चीजों के बारे में बताना है? सैंपल, लिक्विड जिसका कि हमको वेपर प्रेशर मेजर करना है, व्हेन टेकन इनटू द क्लोज्ड चैम्बर और कंटेनर। ठीक, व्हेन मिक्सचर इज हीटेड लिक्विड स्टार्ट वेपोराइजिंग। लिक्विड क्या होता है? आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उस स्टेट में क्या होता है? जितनी आपकी वेपर बनती है उतना ही आपका लिक्विड, मतलब उस स्टेट में क्या होता है? आपका वेपोराइजेशन बिकम इक्वल टू द कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, मतलब जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। इस टाइम पर लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट, जो वेपर प्रेशर जो है उस कंटेनर में, वेपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, उस लिक्विड का हम उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। आया समझ में? मतलब वेपर प्रेशर हमको निकालना होगा, तो इस तरीके से हम किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? निकालते हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। ठीक है, लिखें, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, एक्सर्टेड बाय लिक्विड in its equilibrium state, in its equilibrium state, मतलब ये वो प्रेशर है exerted by liquid, जो लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है at its equilibrium state। with pure liquid at given temperature, with pure liquid
at given temperature. ठीक, आपको यदि एग्जाम में वेपर प्रेशर के ऊपर आता है कि नोट लिखे, राइट नोट्स ऑन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या है ये एक्सप्लेन कर देना। वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट इट्स इक्विलिब्रियम विथ प्योर लिक्विड, मतलब जो लिक्विड है उसमें और कोई इंप्योरिटी नहीं है, एक कोई लिक्विड है, उस टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है उस वेपर के द्वारा लिक्विड की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये हमेशा कब कैलकुलेट किया जाता है? एट इक्विलिब्रियम में। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट mmHg। ठीक, mmHg इसकी यूनिट होती है, ये बता देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या बताएंगे? ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि सैंपल को हम किस तरीके से, कंटेनर में सैंपल ले लेते हैं जिस भी लिक्विड का हमको वेपर प्रेशर मेजर करना है, और क्लोज्ड कंटेनर में हम इसको लेते हैं, लिक्विड वेपोराइज होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है जितना आपका वेपर बनती है उतने ही आपके क्या बनते हैं? लिक्विड ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होता है? वेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है कंडेंसेशन की। वेपोराइजेशन क्या होता है? जितनी प्रोसेस वेपोराइजेशन की होगी उतना ही क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। एंड इट इज द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, जब कभी हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड के बारे में हम प्रॉपर्टीज में क्या बता सकते हैं? तो वेपर प्रेशर उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर बनता है। इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी में कई सारी जो मेडिसिन हैं, कई सारे जो सॉल्वेंट हैं, वो यूटिलाइज्ड होते हैं इन द डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन में। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास में एक टूल क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्या है? एक तरीके का, आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ मैटर और उसका फेज चेंज होने से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी है। तो एप्लीकेशंस में क्या बता दोगे? आपका जो वेपर प्रेशर क्या है? एक इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिक्विड। लिख लें, आइडेंटिफिकेशन टूल फॉर द लिक्विड। एंड इट बिकम्स स्टडी पैरामीटर। इट बिकम्स स्टडी पैरामीटर्स ऑफ लिक्विड। स्टडी पैरामीटर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में हम वेपर प्रेशर से बताते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, पहला क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब जैसे वोलाटाइल लिक्विड है आपका, कौन सा? वोलाटाइल क्या होगा? जो बहुत कम टेम्परेचर में बहुत इजीली क्या हो जाता है? वेपोराइज होने लगता है। तो वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? हाईएस्ट रहेगा। जो नॉन वोलाटाइल लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर लो रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, वेपर्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यदि स्ट्रांग होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज रहेगा। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज स्ट्रांग देन द वेपर प्रेशर विल बी लो। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज यूटेक्टिक मिक्सचर्स, तो क्या क्या बता सकते हैं आप यूटेक्टिक मिक्सचर्स के बारे में? पहले कभी सुना है? फर्स्ट ईयर में था, पाउडर्स में, है ना? पाउडर्स में था। यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर कंपाउंड, स्पेशली पाउडर्स, व्हेन दे आर मिक्स्ड, जब उनको मिक्स किया जाता है तो ड्यूरिंग द मिक्सिंग दे लिक्विफाई, मतलब वो लिक्विफाई हो जाते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे कंपाउंड को हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है ना? दीज यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड। और व्हेन टू और मोर कंपाउंड
आर मिक्स्ड, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, तो मिक्सिंग के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग दे लिक्विफाई, वो लिक्विफाई हो जाते हैं। इस तरीके के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। इस तरीके के मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है, समझ में आया? व्हाट इज यूटेक्टिक मिक्सचर्स? मोर कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के कारण वो क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। इस तरीके के मिक्सचर्स को हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, या आज के समय में क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे डिप्लोमा की हम बात करें तो डिप्लोमा में बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। आगे डिग्री में भी पूछे जाने लगेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान में रखना इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड द लिक्विफेक्शन, कि किस कारण से आपके जो कंपाउंड है वो लिक्विफाई हो जाते हैं। बेसिकली यूटेक्टिक मिक्सचर्स या जो यूटेक्टिक कंपाउंड होते हैं, दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स। वो क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होता है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है। अब जैसे मान के चलो एक कंपाउंड ए है, ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ यहां पर, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट बी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इस वैल्यू पर है। अब जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और कम हो जाता है। अब मिक्स करने में मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, ऑलरेडी दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो मिक्सिंग करने में उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड इट, दैट इज एक तरीके का एट्रीशन होता है, ठीक है ना, और एब्रेशन होता है। एट्रीशन और एब्रेशन का मतलब उनके बीच में घर्षण हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है ना, एब्रेशन और एट्रीशन, जिसके कारण क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे वो क्या बन जाते हैं, आपका लिक्विड। तो समझ में आया वर्किंग प्रिंसिपल यूटेक्टिक मिक्सचर्स का। हम बात करें ये क्यों आपके जो हैं लिक्विफाई हो जाते हैं, ऑलरेडी दीज आर द लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड। क्या होते हैं ये, लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी कम होता है। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के कारण उनमें एट्रीशन और एब्रेशन के कारण दे जनरेट हीट एंड दे लिक्विफाई, और वो क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। अब वो लिक्विफाई होने से प्रॉब्लम क्या होगी, यदि दो कंपाउंड है वो लिक्विफाई हो गए तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिक्स किया जाता है और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ना बने। जनरली दीज आर द पाउडर्स ना, ये पाउडर्स हैं, कंपाउंड्स, इनको पाउडर्स फॉर्म में आपको देना है। अब वो लिक्विफाई हो जाएंगे तो आपका इनकम्पैटिबिलिटी हो गई ना। और एक तरीके से क्या है, एज अ फार्मासिस्ट है ना, ड्रग डिजाइन और ड्रग डिलीवरी में ये जरूरी होता है टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि एग्जांपल्स ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर्स, यूटेक्टिक मिक्सचर्स के एग्जांपल्स क्या हैं। तो एग्जांपल्स लिख लें। एग्जांपल्स में लिखना फिनॉल, फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल, एस्पिरिन और कैम्फर। फिनॉल, मेंथॉल, कैम्फर, एस्पिरिन, ठीक है ना। मैंने भी एक एग्जाम दिया था, उसमें पूछा गया था यूटेक्टिक मिक्सचर्स के बारे में, उसमें एक थाइमोल लिखा हुआ था और दूसरे नाम भी लिखे हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि ये जो 4-5 नाम है ये रहते हैं तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये नाम ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर्स के एग्जाम्पल क्या, फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल, एस्पिरिन और कैम्फर। यदि इनको हम आपस में ही मिक्स कर दें तो क्या होगा, उसके कारण, हाँ, उसके कारण हीट और रिड्यूस हो जाए, हीट जनरेट होगी, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई होने लगते हैं। और ये इस तरीके के कंपाउंड को हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, इसके फैक्टर्स कौन से हैं जो यूटेक्टिक मिक्सचर्स को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स में फर्स्ट लिखना रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स उनका रेशियो कितना है।
रेशियो ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट है, मतलब जैसे फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल को हम कितने रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो इनका स्पेसिफिक रेशियो भी होता है। यदि उस रेशियो तक में यदि हम इनको मिक्स करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब आपको इसमें पूछा जाएगा कि इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, तो ये एक फैक्टर भी है और एक प्रिवेंशन का एक पॉइंट भी है। प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर्स, उनका रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेशियो आर गिवन। जब आप मान के चलो इंडस्ट्री में है, कोई डोजेस फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं और किसी कंपाउंड को आपने मान के चलो डिस्कवरी चल रही है, तो हम उसका ये भी चेक करेंगे ये कहीं एक तरीके का यूटेक्टिक मिक्सचर्स तो नहीं है, लिक्विफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ड्रग डिजाइन डेवलपमेंट में। तो यूटेक्टिक मिक्सचर होगा तो वो कितने रेशियो में हो रहा है, कितने रेशियो में नहीं हो रहा है, इस चीज की हम स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यदि उसमें होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम और ज्यादा होगी, वो जल्दी लिक्विफाई होगा। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो लिक्विफाई हो रहा है आपका कंपाउंड, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर लिखना प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हम इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग एडजॉर्बेंट। प्रिवेंशन रोकना, ये जो प्रॉब्लम है यूटेक्टिक मिक्सचर्स के लिक्विफाई होने की, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्या है इसमें, बाय यूजिंग एडजॉर्बेंट। हम एडजॉर्बेंट का यूज करते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर या नमी को एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जांपल्स लिख लें, टाल्क, स्टार्च, लैक्टोज और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्बेंट। और दूसरा एक ये है कि हम जो उसकी प्रैक्टिस है उसको हम सेपरेटली पैक करें। ठीक है ना, जब हम उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी पैक्ड सेपरेटली। पैकिंग कैसे होना चाहिए, उसको हम सेपरेट पैकिंग में पैक करेंगे तो वो लिक्विफेक्शन की प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। फिर नेक्स्ट लिखना फार्मास्यूटिकल यूज। इनका फार्मास्यूटिकल यूज क्या है, फार्मास्यूटिकल यूज क्या है। फर्स्ट, इन ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिजाइन एंड ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिजाइन एंड ड्रग डिलीवरी में। सेकेंड लिखना प्रिवेंट इनकम्पैटिबिलिटी, प्रिवेंट इनकम्पैटिबिलिटी। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट यूटेक्टिक मिक्सचर्स तो इनकम्पैटिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। सेकेंड क्या लिखा, प्रिवेंट इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड लिखना, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। हर एक कंपाउंड के एक पर्टिकुलर रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तो उनका एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है यूटेक्टिक मिक्सचर्स का, जिस पॉइंट पे वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन का भी पैरामीटर होता है। उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका लिक्विफाई नहीं होगा। जो उसका यूटेक्टिक पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर या जिस पॉइंट पर वो लिक्विफाई होना चाहिए। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर होता है। यदि कोई कंपाउंड, जैसे मान के चलो यू आर इन द इंडस्ट्री और आपको मेंथॉल, कैम्फर, इन सब की सप्लाई आती है, तो आपको चेक करना है उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्योर है कि नहीं है। तो आप उसका यूटेक्टिक पॉइंट देखेंगे कि वो उस पॉइंट पर जिसमें वो आपका लिक्विफाई हो जाता है। यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गैसेस। ठीक, गैसेस और एरोजॉल्स, इनहेलर्स। फिर आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जनरली अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो फेज चेंज से रिलेटेड थे। ठीक है ना, फेज चेंज हो रहा ना, यूटेक्टिक मिक्सचर्स में सॉलिड थे तो सॉलिड से क्या हो रहे थे, वो सॉलिड से क्या हो रहे थे, लिक्विड हो रहे थे। अब ये तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन कुछ जगहों पर ये एक एप्लीकेशन भी होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर से एक एप्लीकेशन भी बन जाता है। तो दो चीजें जो थी,
उनको मिक्स करने में क्या हुआ, वो लिक्विफाई हो गए। तो लिक्विड में आप क्या कर सकते हैं, किसी ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिक्विफाई होने में क्या कर सकते हैं आप, किसी ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल सकते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन भी बनता है कि कई सारे कंपाउंड्स, यूटेक्टिक मिक्सचर का यूटिलाइजेशन, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके हम कई सारी ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आजकल कई मेथड्स जो एक्सट्रैक्शन की डिस्कवरी की जा रही है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जो पहले एक्सट्रैक्शन की मेथड होती है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज करते थे, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कारण क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि वो टॉक्सिक होते हैं। तो हम इस तरीके की मेथड्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, तो वो भी क्या है, फेज चेंज होने का एक टेक्निक है, वो उसके बारे में। हमने लेटेंट हीट पढ़ा, वो भी किस तरीके का था, फेज चेंज होने के बारे में था। अब हम जो गैसेज, एरोसॉल, इनहेलर्स और आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 3 टर्म्स आपके सिलेबस में दी हुई हैं। अब इनके बारे में हम क्या क्या बताएंगे और ये कैसे आपका एप्लीकेबल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिक्स में। ज्यादातर आप देखते हैं जो एरोसॉल्स, इनहेलर्स होते हैं उनमें कौन सा मिक्सचर्स होता है आपका, गैसियस कंपाउंड होते हैं। एरोसॉल्स की हम बात करें तो दीज आर द फाइन ड्रॉपलेट्स या होते हैं, या फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एयर वाले मिक्सचर्स में, ठीक। और इनहेलर्स क्या होती हैं, डिवाइस होती हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इंडस्ट्री में हैं और किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, इंडस्ट्री में है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो वहां पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है। और कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यदि कोई प्रोडक्ट में ह्यूमिडिटी है, मान के चलो आपके घर में ही आपने स्टोरेज करने के लिए किसी प्रोडक्ट को आपने स्टोरेज किया और वो ह्यूमिडिटी है उसमें, और आपने वैसे ही पैक कर दिया, तो क्या होगा, अच्छा रहेगा वो। नॉर्मली हम घर में भी जो अनाज वगैरह रखते हैं उसको कैसा करके रखते हैं, सुखा कर रखते हैं और ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी उस तक ना पहुंचे। तो वैसे इंडस्ट्री में भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इसको हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गैसेस क्या है, लिखें कंप्रेसिबल फ्लूइड। गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड हैज नो डेफिनेट शेप। और हमने इसके पहले जो जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे गैस के बारे में, क्या क्या थी, वो सब हम लिख सकते हैं। जिनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा रहेगा एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है इसमें, ज्यादा कि कम, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है गैस में क्या होगा, कम होगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट इन पार्टिकल्स ज्यादा, डेंसिटी ना के बराबर है ही नहीं, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम बता देंगे गैस के बारे में, जो हमने जनरल प्रॉपर्टीज इसके पहले लेक्चर में पढ़ी। तो गैसेस क्या है, दीज आर द कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। फिर देयर आर वेरियस गैस लॉ, कई सारे गैस लॉ हैं जो गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। गैस लॉ, देयर आर वेरियस गैस लॉ दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ गैस, जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला आपका क्या है, ये पढ़े ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। जनरली आपको क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इन चीजों को याद रखना है। गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस की संख्या होगी उसके पार्टिकल्स की, तो मोल से इंडिकेट करेंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, ये सारे बिहेवियर की स्टडी करने के लिए वेरियस गैस लॉ है। तो आपका बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
क्या बोलता है, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, कम होगा। ये जनरल प्रॉपर्टीज हमको तो ऐसे ही मालूम है ना कि यदि हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यही इसने कहा, बॉयल्स ने क्या कहा, V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जो V की वैल्यू है वो क्या होगी। सेकंड आपका चार्ल्स, ये आता है इनके नाम के बीच में, चार्ल्स की बात करें तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नॉर्मली हम बोलते हैं कि गर्मियों में जो टायर्स होते हैं गाड़ियों में, व्हीकल्स में, उसमें कम हवा रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस की प्रॉपर्टी होती है कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। यस और नो, पढ़ा है कि नहीं, किसने बताया, बस ये हमको बता देना एग्जाम में। चार्ल्स ने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या कहा, फिर एक और आए हमारे एवोगैद्रो। कौन से गैद्रो, एवोगैद्रोज लॉ। ठीक, एक बार एक बच्चा बोलता है सर इतने कठिन नाम क्यों रहते हैं। हाँ, एवोगैद्रो, चार्ल्स, बॉयल्स, थोड़े सरल नाम होने चाहिए। शक्ति कपूर्स लॉ क्या नाम होना चाहिए, अमरीशपुरी लॉ क्यों, ऐसा होना चाहिए क्या। आप रख सकते हो निकनेम में रख सकते हो। ठीक, एवोगैद्रो ने क्या कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जितना बढ़ेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, कि कोई चीज बढ़ रही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज को इंडिकेट करता है, कि ये चीज बढ़ रही है तो ये घटेगा। ठीक है ना, ये घट रहा है तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। अब इसके बाद में एक आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। ठीक, इन सारे लॉ को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका T और ये P, इस तरीके से। ठीक, यहां पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा PV इज इक्वल N RT। आए यहां तक समझ में, कोई डाउट। जनरल आपसे क्या पूछा गया, गैस के बारे में पूछा गया, गैसेस क्या है। तो गैसेस आर व्हाट, ये भी एक आपके जो मैटर है उनकी एक स्टेट होती है। अब इस स्टेट के बारे में आपको क्या क्या बताना है, ये क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, एक्सपेंशन ऑन हीट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होती, डेंसिटी बिल्कुल नहीं होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है, फ्लोएबिलिटी होती है। ये सारे पॉइंट्स जो बोले हैं इन सबको हम लिखेंगे तो एक पेज पूरा भर जाएगा, भरेगा कि नहीं। ठीक, क्योंकि पेज ही तो भरना रहता है एग्जाम में क्या करना रहता है, पेज भरना रहता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि देयर आर वेरियस गैस लॉ, कई सारे गैस लॉ है जो गैस के बिहेवियर को बताते हैं। पहला क्या है, बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। किसने कहा, बॉयल्स ने कहा। चार्ल्स ने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर एवोगैद्रो ने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या। यदि गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। यस, ये चीज इनको कंबाइन करके गैस आइडियल गैस लॉ बना, जो क्या बोलता है आपका, PV इज इक्वल NRT। R क्या है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। अब एग्जाम में कोई एग्जाम में आपको ये वैल्यूज देकर कोई कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि R कांस्टेंट की वैल्यू दी है, उसके नंबर ऑफ मोल इतने हैं, टेम्परेचर इतना है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एरोजोल्स। एरोजोल्स, आप इसमें एक और चीज ये बता सकते हैं कि
कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो गैस हैं उनको हम लिक्विफेक्शन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं हम, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का लिक्विफेक्शन, ठीक है ना। गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस बाय विच इन अ कूल बाय कूलिंग इट एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर अंडर हाई प्रेशर, और इसको कूल करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विफेक्शन इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। आ रहा समझ में? ठीक। अब गैसियस फॉर्म में कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे सॉल्वेंट होते हैं, या कई सारी गैसियस स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। जिनका यूटिलाइजेशन हम किस में करते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। अब वो उस तरीके की प्रिपरेशंस क्या कहलाती हैं जिसमें हम गैसियस कंपोनेंट का यूज करते हैं? वो आपका आ जाता है सेकंड पार्ट, दैट इज एरोजोल्स एंड इनहेलर्स। इनहेलर्स और एरोजोल्स में क्या होते हैं? या तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होंगे या गैसियस वाले कंपाउंड होंगे। जैसे आपका एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें सिलेंडर में भरा है? गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें भरा सिलेंडर में। अब उसको जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसका हम यूटिलाइजेशन किस में कर लेते हैं? खाना बनाने के लिए। खाना पका सकते हैं ना, और ज्यादा जरूरत हुई तो इंसान को भी पका सकते हैं उसमें। कैसे? चालू करके छोड़ दो, लाइटर जला दो, बूम। क्यों? तो एरोजोल का कॉन्सेप्ट समझ लो वैसे ही है, सिलेंडर के तौर पर। सिलेंडर जैसे कंटेनर्स होते हैं इसके। एरोजोल्स जनरली, एरोजोल्स क्या है आपके? एक तरीके का डोजेस फॉर्म है। क्या है ये? एरोजोल्स आर द डोजेस फॉर्म। कौन सा डोजेस फॉर्म है? गैसियस डोजेस फॉर्म। एरोजोल्स आर व्हाट? गैसियस डोजेस फॉर्म। सुना है पहले एरोजोल्स के बारे में? अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं ज्यादातर इसको यूटिलाइज करते हैं, और कई सारे परफ्यूम इंडस्ट्री में जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो एरोजोल्स नहीं कहलाएंगे। एरोजोल जैसा सिस्टम होता है। एरोजोल्स आर द डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है? दीज आर द मोस्टली एरोजोल्स आर द टाइप ऑफ सस्पेंशन। मोस्टली एरोजोल्स क्या होते हैं? एक तरीके के सस्पेंशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है? फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के फाइन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के फाइन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? सस्पेंडेड करते हैं। किसमें? गैस में। फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर सस्पेंडेड इनटू गैसियस एनवायरनमेंट। गैसियस एनवायरनमेंट में हम सस्पेंड करते हैं। क्या हो गया आपको? ज्यादा खाना खा लिया क्या? हाँ हाँ, सीधे बैठो। बाकी आप समझदार हो फिर। ठीक है। सस्पेंशन क्या कहलाता है आपका? गैसियस डोजेस फॉर्म है, जो कि मोस्टली एरोजोल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? हम जनरली सस्पेंशन को पढ़ते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स किस में सस्पेंड करे जाते हैं? लिक्विड में। लेकिन एरोजोल में क्या है आपका? कि फाइन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू द गैसियस एनवायरनमेंट में। गैसियस एनवायरनमेंट में हम उसको सस्पेंड कर देते हैं अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर। अब इसमें जनरली एरोजोल के बारे में आप हायर सेमेस्टर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एरोजोल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये लिख लें। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एरोजोल। एरोजोल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रग। ठीक, ड्रग इज द कोर मटेरियल और एपीआई। सेकंड आपका होता है जो गैसियस मिक्सचर्स होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेलेंट। गैसियस मिक्सचर्स क्या कहलाता है आपका? प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होते हैं? एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जिनको ऐसा हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं। ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और इनको हम क्या करते हैं? कंटेनर में। तीसरा इसका पार्ट होता है कंटेनर। तीसरा पार्ट क्या होता है? एरोजोल कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? इसकी पूरी असेंबली होती है। जो आउटर का कंटेनर होता है वो अलग होता है इसमें, और एक तरीके का वॉल्व होता है इसमें, वॉल्व असेंबली होती है। ठीक, इतना हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में इनहेलर्स क्या है? एरोजोल्स या इनहेलर एक तरीके की क्या है? इनहेलर्स आर द डिवाइस। इनहेलर्स आर व्हाट? डिवाइस होती हैं, जिनको हम यूटिलाइजेशन क्या करते हैं?
जिनमें कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में होते हैं या वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, दैट कंटेन वोलेटाइल और गैसियस मिक्सचर्स, जिनमें वोलेटाइल और गैसियस मिक्सचर्स होता है, ठीक। और दे आर स्पेशली यूज्ड इन द COPD, और इनको जनरली हम किस में यूज करते हैं, COPD। COPD क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब इसमें 3 तरीके के इनहेलर्स का हम यूज करते हैं। एक आपका होता है मीटर्ड डोज इनहेलर्स, मीटर्ड डोज इनहेलर्स। ऐसा नहीं कि आपने एक्चुएटर को प्रेस किया, उसके वॉल्व के जो एक्चुएटर है उसको प्रेस किया तो ड्रग आती जा रही कंटिन्यू। ऐसे में क्या होगा, ज्यादा ड्रग की क्वांटिटी आ जाएगी तो व्यक्ति बीमारी से ठीक होने की बजाय पूरा ही ठीक हो जाएगा। तो जनरली कैसे डिजाइंड होते हैं, ये मीटर्ड डोज इनहेलर्स होते हैं। मीटर्ड डोज इनहेलर मतलब एक बार जब आप उसको प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो है बाहर आएगी, ठीक। फिर होते हैं ड्राई इनहेलर्स, जिनमें क्या होता है, ड्राई पाउडर्स होते हैं वोलेटाइल नेचर के, उनको जैसे ही प्रेशर रिलीज करो तो वोलेटाइल फॉर्म में बाहर निकलते हैं एज मेडिकामेंट्स। फिर आपके होते हैं नीबुलाइजर, हाँ वो वाला नींबू नहीं, ठीक है ना, नेबुलाइजर या तो नीबुलाइजर बोल सकते हैं आप। जनरली ये क्या होते हैं, ये पूरा एक तरीके की डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रिकल या किसी चीज से अटैच करके उनमें जो मेडिकामेंट्स होता है पाउडर फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है, वो वेपर के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जिसको आप फेस में मास्क लगा के उसको धीरे धीरे इनहेल कर सकते हैं, ठीक। जनरली कोविड के टाइम में ये बहुत चले थे, जस्ट स्टीम के पर्पज से। तो एरोजॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनको बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना तो पढ़ के जाओ कि एग्जाम में एक आध टॉपिक इनका फंस जाए तो लिख सको आप आसानी से। आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट होता आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में लिखना, ह्यूमिडिटी एक्सप्लेन अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट। ह्यूमिडिटी किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, रेशियो को इंडिकेट करता है। कौन से दो रेशियो को, वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जो आपका आसपास चारों ओर एयर है उसमें वेट ऑफ वाटर वेपर कितना है, और साथ में किसका, वेट ऑफ पोटेंशियल वाटर वेपर। एट सैचुरेटेड एयर, ठीक। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर इन एयर। मतलब ये एक तरीके का रेशियो होता है कि आपका वाटर वेपर का कितना वेट है, कितना है अभी, अमाउंट कितना है वाटर वेपर का एयर में, और उसका रेशियो डिवाइडेड बाय पोटेंशियल वाटर वेपर कितना हो सकता है उस एयर में, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं स्टेबिलिटी स्टडी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूटिलाइज हम किस में करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ ड्रग्स। लिख लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी is useful in, the concept of relative humidity is useful in stability study of drugs, stability study of drugs, जो drugs होती हैं उनकी stability study में। Second, humidity is also moisture, और humidity is very important
criteria in the different department of pharmaceutical industry. Humidity or moisture content, important criteria in the pharmaceutical industry. मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. फिर नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. दूसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यदि हमको मेजरमेंट करना होगा तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं. ठीक है ना. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर. ठीक. और हाइग्रोमीटर दो तरीके के होते हैं. एक इसमें मेथड होती है वेट बल्ब मेथड. ये इंजीनियरिंग में आपको होगा इसका प्रैक्टिकल. डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट बल्ब मेथड और ड्राई बल्ब मेथड. है या नहीं? 4th सेमेस्टर में होगा, हो सकता है. आए यहां तक समझ में? ठीक. जनरली ये सब देखें तो हम गैसियस स्टेट के बारे में, वेपर्स के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में. इसके पहले हमने जो पढ़ा वो क्या था? डिफरेंट. इसमें यदि आप ओवरऑल देखें चैप्टर को तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसके बाद आएगा लिक्विड कॉम्प्लेक्स, लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल, पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फस कंपाउंड. तो ये क्या है जैसे हम देखें तो पहले हम इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दें. हमने पहले क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मैटर क्या है. फिर हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट जो उसके फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी. फिर हमने क्या पढ़ा? चेंजेस इन द फेज. जो फेजेस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं. तो चेंज हमको पता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डीसब्लिमेशन, ये सब क्या थे? चेंजेस थे. लेकिन उसी चेंजेस में और क्या है आपके? लेटेंट हीट, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, फिर आपका वेपर प्रेशर, यूटेक्टिक मिक्सचर्स, ये उसके पार्ट हैं. चेंजेस इन द स्टेट, उसमें क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड. सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है. यूटेक्टिक मिक्सचर्स में सॉलिड में से लिक्विड बन रहा है. लेटेंट हीट में जब एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है तो जो एक्स्ट्रा हीट रिक्वायरमेंट है वो लेटेंट हीट है. वो वेपर प्रेशर में क्या है? लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो अलग हो गया. ये 3 अलग टॉपिक हैं आपके, जिसमें क्या है? गैसेस के बारे में पढ़ना है. फिर आपका एरोजोल एंड इनहेलर्स, गैस से रिलेटेड है. फिर इसके बाद में आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये किससे रिलेटेड है? गैसियस से रिलेटेड है ना. मॉइस्चर वेपर फॉर्म में, वेपर में जो अभी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है वो किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में है, दैट इज गैसियस फॉर्म में है. उसकी स्टडी करना, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी के तहत करते हैं. ठीक. और ये कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम अभी के जो एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर है उसको डिटरमाइन कर लें और जो अभी का हमारे चारों का एनवायरनमेंट है उसमें कितना पोटेंशियल वाटर वेपर हो सकता है, उसका रेशियो निकाल लें तो हम क्या निकाल लेंगे? उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे. और ये कैसे निकालते हैं हम? हमारे पास में हाइग्रोमीटर होता है, उसकी मेथड होती है वेट बल्ब मेथड और ड्राई बल्ब मेथड. ठीक. उसमें हम टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं. तो पहले अभी एनवायरनमेंट में क्या है? मॉइस्चर कुछ और है. फिर उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं तो उसमें मॉइस्चर और अटैच होता जाता है. कितना मैक्सिमम हो सकता है, एक स्टेबल पॉइंट तक हम आते हैं. फिर इन दोनों पॉइंट्स को रख के हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. आया समझ में? इसके बाद में फिर लिक्विड के बारे में होगा आपका, जो लिक्विड कॉम्प्लेक्स है, लिक्विड क्रिस्टल है, ग्लासी स्टेट है. ग्लासी स्टेट जो वर्ड है, ग्लासी, दैट इज लिक्विड के बारे में है कि स्यूडो लिक्विड ही है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में. लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड कॉम्प्लेक्स क्या है? समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अपने आप में बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, लेकिन ऐसे पढ़ोगे लाइन से तो कंफ्यूज हो जाओगे. उसको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ना है ना आप लोग? भूख लगाई? हाँ, थैंक यू वेरी मच. कुछ बोल